22 जनवरी 2026 को गांव का एक व्यक्ति खेतों पर टहलने के लिए जाता है। अब जहां से उसके खेतों के लिए रास्ता था तो उस जगह पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर मरे हुए मवेशियों को डाला जाता है और मजबूरी में उसे वहीं से निकलना पड़ता था क्योंकि वो रास्ता काफी शॉर्ट पड़ता था। तो वह वहां से निकलता है और निकलते वक्त अचानक से उसकी नजर एक हड्डियों के ढांचे पर पड़ती है जो कि उस जगह पर पड़ा हुआ था जहां पर मवेशियों को मरने के बाद डाला जाता था। और जब वो पहली बार उसे देखता है तो पहले तो सोचता है कि ये तो ऐसे ही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन दोबारा से जब उसकी उस पर नजर जाती है तो वह देखते ही समझ जाता है कि शायद ये किसी का आदमी का कंकाल है। अब इस बात को देखने के बाद वो और भी गौर से उसे देखता है और देखने के बाद एकदम चीख चिल्लाकर अड़ोसी पड़ोसियों को वहां पर बुला लेता है, यानी कि जो और लोग खेतों में काम कर रहे थे। अब जैसे सभी लोग वहां पर आकर देखते हैं तो वो भी यही कंफर्म करते हैं कि ये किसी आदमी का है। और उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जैसे ही अपनी जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है, क्या हुआ था ऐसा और क्या था वो सच। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर एक कांकेर जिला पड़ता है और उसी के अंदर एक थाना लगता है जिसका नाम होता है परवाजू थाना। परवाजू थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव के अंदर एक संगीता नाम की लड़की रहा करती है। संगीता जो कि फिलहाल 11वीं क्लास में पढ़ा करती है और 11वीं क्लास में ही उसके साथ एक दिनेश नाम का लड़का भी पढ़ा करता है। अब यहाँ पर ये दोनों पहले तो एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र होते हैं, यानी कि कोई भी पढ़ाई लिखाई का सामान एक दूसरे से मांग लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो दिनेश होता है वह इस संगीता की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है और यहाँ पर संगीता भी ये बात नोटिस कर दी है। उसके बाद जब उससे पूछती है तो यहाँ पर ये अपने प्यार का इजहार करता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। अब यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और प्यार का इजहार इन दोनों ने किया था तो यहाँ पर ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। भले ही हमारी जाति अलग अलग हो लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ अपना घर बसाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने घर से भागना पड़े। दोनों इस बात से सहमत होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। साल 2022 की बात होती है जब संगीता और दिनेश की मुलाकात हुई थी और अब धीरे धीरे 17 नवंबर 2025 आ जाता है। 17 नवंबर 2025 को सुबह सुबह जब संगीता के घर वाले घर में संगीता को देखते हैं तो यहाँ पर संगीता का कोई भी अता पता नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर गांव में इधर उधर ढूंढा जाता है लेकिन ढूंढने से भी संगीता का कोई भी अता पता नहीं होता है। जब गांव में यह बात फैलती है कि फलाने की लड़की शाम को अच्छी तरह से 16 तारीख को घर में सोई थी लेकिन सुबह सुबह नहीं मिली तो उसके बाद गांव में यही बात गूंजने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में यह बात पता थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और एक दूसरे से मिला करते हैं। यानी कि बड़े व्यक्तियों में तो यह बात नहीं पता थी लेकिन बच्चों में पता थी और जब लड़की गायब होती है तो बच्चों से यह बात बड़ों में पहुंच जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और जो लड़का दिनेश है वह भी अपने घर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि दोनों एक साथ भाग गए हैं और भागने के बाद अब तक तो उन्होंने शादी भी कर ली होगी। इसी वजह से जो संगीता के घर वाले होते हैं वह भी मजबूर होकर यही बात मान लेते हैं, लेकिन मनी मन वह काफी ज्यादा इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी बेटी ने ना तो उन्हें बताया और ना ही कोई ऐसी बात थी जिस बात को लेकर वो इस तरह से कर गई। एक बार बोलकर तो देख लेती, यानी कि ऐसी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो संगीता के घर वाले होते हैं वो एक पुलिस कंप्लेंट तो करा ही देते हैं। जाकर वो लोग पुलिस कंप्लेंट कराते हैं, कहते हैं कि साहब इस तरह से हमारी जो बेटी है वह मिल नहीं रही है, रात को खाना पीना खाकर अच्छी तरह से सोई थी लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब गांव के अंदर ये बात निकलती है और गांव वालों से ये बात पूछी जाती है तो गांव वाले में कुछ लोग उन्हें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे साहब दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, शायद हो सकता है एक साथ भाग गए हों, वैसे भी दोनों बालक हैं। क्योंकि यहाँ पर संगीता की उम्र 22 साल थी और इधर जो दिनेश था उसकी उम्र 21 साल थी, तो दोनों बालक थे। तो इसी वजह से पुलिस वाले भी ज्यादा इस बात पर काम नहीं करते हैं और वह कंप्लेंट केवल एक कंप्लेंट रहकर रह जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 17 नवंबर 2025 से लेकर धीरे धीरे समय आ जाता है 22 जनवरी 2026 का, यानी कि इन बातों को कई महीने बीत चुके थे। और इसी दिन गांव का एक व्यक्ति पैदल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था और उसी दौरान जहां पर मरे हुए मवेशियों को डाला जाता है वहीं पर उसे एक मानव कंकाल मिलता है, जिसे देखने के बाद वह चिल्लाता है और अड़ोसी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी आकर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस भी ये बात देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और मन
मन ही मन सोचने लगती है कि भला एक कंकाल इस तरह से कैसे पड़ा हुआ है, और वह भी मानव कंकाल। क्या कोई व्यक्ति इतना निर्दयी हो सकता है जिसने इसको इस तरह से यहाँ पर डाल दिया? ऐसा सोचकर पुलिस वाले काफी अलग अलग तरह के कयास लगाने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें किसी केस से भटकाने के लिए ये सब कुछ किया गया हो, कोई बड़ा ही केस इसके पीछे छुपा हो। तो उसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, यानी कि कंकाल को तो क्या पोस्टमार्टम होना है, लेकिन फिर भी उसे भेज देते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, अच्छी तरह से जांच पड़ताल होती है चारों तरफ की, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कोई क्लू हाथ लग सके कि यह कैसे कैसे यहां पर आया है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह अब खंगालने लगते हैं कि काफी दिन पहले, यानी कि अंदाजा लगाया जाता है कि कितने दिनों में बॉडी का कंकाल बना होगा, और इतने दिन पहले किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब जब पुलिस वाले ये बात देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक संगीता नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उस पर ना तो घर वालों ने ज्यादा फोर्स किया था पुलिस से कि उसको ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि बेटी भाग चुकी है, और ना ही पुलिस वालों ने इस बात पर ज्यादा गौर दी थी। तो इसी वजह से अब फिलहाल उस केस को निकाला जाता है, और निकालने के बाद सीधा संगीता के घर वालों को इस कंकाल के ऊपर जो कपड़े मिले थे उन्हें, और साथ में जो बालों के सैंपल थे, उन सभी को कलेक्ट करके रख रखा था और उसके घर वालों को दिखाने के लिए यहां पर लाया जाता है। हालांकि पुलिस सोच रही थी कि कंकाल से क्या कोई पता लगाएगा, लेकिन जैसे घर वाले आते हैं और उन कपड़ों को देखते हैं तो देखते ही संगीता के माता पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो हमारी बेटी के कपड़े हैं, और सच में ये हमारी बेटी है, क्योंकि वहां पर कपड़े चप्पल वगैरह सारी चीजें थी, और उन सभी से पुलिस वाले उनसे उसकी पहचान करवा रहे थे। वो लोग जब उसे पहचान देते हैं उसके बाद डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है और इस केस पर काम करा जाता है कि ये लड़की अगर घर से भाग गई थी तो यहां पर कैसे मिली और किसके साथ ये भागी थी। पुलिस वाले जो होते हैं वो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि क्या इसका कोई फोन नंबर था, तो यहां पर घर वाले बताते हैं कि हाँ साहब, 12वीं क्लास करने के बाद हमारी बेटी ने एक मोबाइल ले लिया था और उस पर बातचीत किया करती थी, उसे शौक था इस बात का। हम लोगों ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसे मोबाइल दिला दिया है। इसके बाद पुलिस वाले उस नंबर को लेते हैं और नंबर की जब लोकेशन वगैरह और साथ में कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक ही नंबर उनके सामने आता है जो कि किसी और का नहीं, उस लड़के दिनेश का था जिससे उनकी बेटी प्यार किया करती थी। अब जैसे ये बात पुलिस वाले देखते हैं तो उसके बाद दिनेश के नंबर की लोकेशन वगैरह निकालते हैं तो उसकी लोकेशन मुंबई में बोलती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं फौरन से मुंबई से उसे पकड़कर यहां पर ले आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, लड़की का कंकाल मिला है और यहां पर उसकी लास्ट कॉल तुम्हें गई थी, ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे जानते हो। तो उसके बाद यहां पर जो दिनेश होता है वह बताता है कि साहब 11वीं क्लास में जब हम पढ़ा करते थे तो मैं इससे प्यार किया करता था और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को जीना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है तो समय के साथ साथ हमें ये बात महसूस होती है कि हम लोगों के घर वाले मानेंगे नहीं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से संगीता जो है वो गायब हो गई थी और उसके बाद मैं मुंबई चले गए कमाने के लिए। लेकिन पुलिस वालों को उसके चेहरे को देखकर समझ आता है कि यह कहानी बना रहा है और इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं अब वे सख्ती से उससे पूछताछ करने लगते हैं। अच्छी तरह से जब खातिरदारी करके उससे पूछताछ की जाती है तो यहां पर दिनेश टूटता है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद इंसानियत का प्यार से तो भरोसा उठ ही जाएगा। ऐसा कहानी जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं क्या यह सच में ही प्यार था। दरअसल दोस्तों यहां पर वह बताता है कि मैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहां पर यह संगीता जो होती है बार बार मुझसे शादी के लिए बोलने लगती है। लेकिन वहीं पर जो दिनेश होता है उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अगर मैंने इसके साथ भागकर शादी कर ली तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी दहेज नहीं मिलेगा और बिना दहेज की शादी करके क्या फायदा, इससे अच्छा तो घर वालों के कहे से शादी करूंगा और जब घर वालों के कहे से शादी करूंगा तो मुझे अच्छा खासा दहेज भी मिलेगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो दिनेश होता है वह संगीता को बार बार टाल दिया करता, कहा करता कि बाद में करेंगे, अभी मन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यानी कि ऐसे तरह के अटकलें वो लगाने लगता है। लेकिन संगीता अब उस पर फोर्स करने लगी थी क्योंकि धीरे धीरे उसकी उम्र 22 साल हो गई थी और घर वाले इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगे थे। ऊपर से जो संगीता है वह दिनेश से प्यार किया करती थी और इसीलिए जो संगीता है वह उससे कहने लगती है देखो दिनेश, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो हम दोनों को शादी करनी ही होगी। इस बात को सुनकर जो दिनेश होता है वह मन ही मन ढेर सारी बातें सोचता है और इन बातों को सोचने के बाद एक ही फैसला लेता है जो फैसला शायद बहुत ही गलत था।
यहाँ पर जो दिनेश होता है वह 16 तारीख को संगीता के पास फोन करता है और उससे कहता है कि संगीता, मुझे ना तुमसे मिलना है और खेतों की तरफ आ जाओ, मैं खेतों पर आ गया हूं। इस बात को सुनकर जो संगीता है वह खेतों पर पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पर जाती है तो उसके प्रेमी के साथ यानी कि दिनेश के साथ 2 व्यक्ति और थे जो थोड़ा दूर खड़े हुए थे। इसके बाद जो दिनेश होता है वो उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद अचानक से वो जो 2 लड़के दूर खड़े हुए थे वह भी वहां पर आ जाते हैं, जिनमें से एक तो व्यक्ति था, एक नाबालिग था। दोनों के दोनों जब यहां पर आ जाते हैं तो उसके बाद दिनेश कहता है कि देखो ये मेरे पक्के दोस्त हैं और इनको भी तुम अपने साथ संबंध बनाने दो। अब इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वो साफ मना कर देती है, कहती है कि देखो मैं तुमसे प्यार किया करती हूं और तुमसे शादी करना चाहती हूं, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही हूं, वरना इन चीजों का मुझे कोई शौक नहीं है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो लोग होते हैं तीनों के तीनों उसके हाथ पैरों को बांधते हैं और बांधने के बाद जबरन उसके साथ ये गलत काम किया जाता है। जब उसके साथ ये सब कुछ कर लिया जाता है तो यहाँ पर संगीता बार बार कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों को ना जेल में भेज दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो दिनेश होता है वह कहता है कि जेल में तो जब भेजोगी जब तुम जिंदा रहोगी, हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। इस बात को सुनकर संगीता चुपचाप रह जाती है, लेकिन ये तीनों जन मिलकर एक तो उसके पैर पकड़ता है, एक उसके हाथ पकड़ता है और जो तीसरा होता है नाबालिग वह उसका गला दाब देता है। यहाँ पर संगीता इस दुनिया को छोड़कर विदा होती है और उसके बाद ये तीनों जन उसकी बाइक को उठाकर उन झाड़ियों में डाल देते हैं जो कि उस जगह पर होती हैं जहां पर मवेशी रहा करते हैं, यानी कि मरे हुए मवेशियों को डाला करता है। तो उस जगह पर बॉडी को डाल दिया गया था और बॉडी को डालने के बाद अगले दिन यहां से ये लोग सीधा मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में जाकर काम धंधा करने लगते हैं। उसके बाद जब पुलिस को यह बात समझ में आती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि क्यों संगीता के बारे में किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि वहां पर मवेशियों की बॉडी रहा करती है तो उनमें से बदबू भी आया करती है। तो जब संगीता की बॉडी डिकम्पोज हुई होगी तो उस टाइम पर जो स्मेल बनी होगी उस स्मेल को किसी ने पहचाना नहीं होगा। इसी वजह से यहां पर संगीता के बारे में इतने दिनों तक यानी कि 17 नवंबर 2025 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक किसी को पता नहीं चला। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन तीनों को पकड़ लेते हैं, यानी कि उसको तो पकड़ लिया था और उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे डालते हैं। हालांकि जो नाबालिग है उसे तो बाल सुधार गृह में डाला गया है, लेकिन आप सोचो क्या मानसिकता रही होगी उन लोगों की। यहाँ पर नाबालिग बच्चे से उसके गले दाबने के लिए कहा था और ऊपर से आप दोनों ने यानी कि एक ने पैर पकड़े एक ने हाथ पकड़े, उन्होंने गला नहीं दाबा, यानी कि वो सोच रहे थे कि ये तो नाबालिग है, अगर इसे कुछ भी होता है तो ये बहुत जल्दी से बाहर आ जाएगा। यह सोचकर उन लोगों ने शायद ये काम उठ किया होगा। बाकी आप लोग जो कुछ भी इस कहानी के बारे में कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि यह सच में ही प्यार था? क्या यही होता है प्यार? प्यार इसी को कहा करते हैं? नहीं, ये प्यार नहीं था, ये तो कुछ और ही था, जिसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी वीडियो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले नाम आता है राम बहादुर थापा जी का, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं। लिखते हैं कि सर आपकी कहानी सुन के बहुत सीख मिलती है, मैं तो अपने दोस्तों को भी सुनने के लिए कहता हूं। तो राम बहादुर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे लिए इतना सोचने के लिए। उससे आगे नाम आता है फरमान शेख जी का, जो लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं आप। सुरेश भाई भी वेरी नाइस। तो फरमान शेख जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हृदयराम भारती जी हैं जो लिखते हैं कि वेरी नाइस। तो हृदयराम जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। छगनदास खारडा बांदा राजस्थान से हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे समाधान पाटिल, भाई साहब तुम हर कहानी में नाम नहीं लेते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल भाई साहब मैंने आपको बताया है कि ये मेरा एक दूसरा चैनल है ब्रेन डिमांड के नाम से, तो उस चैनल पे मैं नाम नहीं लेता, पहले से ही नहीं लेता तो अब भी नहीं लेता हूं, तो इसी वजह से उस वाली वीडियो में नहीं लेता हूं। दूसरा नाम आता बेची जसवाल जी का, जो लिखते हैं जीतू भाई मेरा नाम भी ले लो भाई, मेरा नाम शिवशंकर है। तो शिवशंकर जी आपका नाम ले लिया है। उससे आगे महक चौधरी है हमारी बहन जी, जो कि ताली बजाकर हमारे उत्साहवर्धक कर रही हैं। राम गोसाई जी हैं, लिखते हैं कि बहुत सुंदर स्टोरी है भाई। तो राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। हृदयराम भारती जी लिखते हैं नाइस। तो हृदयराम जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद।
गणेश कुमार जी हैं जो कि कहते हैं गुड नाइट जय श्री राम, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो। गणेश वर्मा यूपी 72 से। तो गणेश वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मोनू जैन जी लिखते हैं बैनर, तो मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। रजत सैनी जी लिखते हैं राम राम, तो रजत सैनी जी राम राम। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।